गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के मैथ में लेसन 13 का जो चैप्टर चेकअप है आज उसको कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। कल आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हम बताए थे और ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद ट्रू और फॉल्स था और ट्रू फॉल्स के बाद CDEFG ये 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं। सी नंबर में है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग रूलर एंड पेंसिल। रूलर और पेंसिल से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो रूलर के लिए आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रूलर का नाम जानते हो कि स्केल है और स्केल से 7.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। केवल पेंसिल और स्केल से हम क्या करेंगे कि कॉपी पर स्केल को रख करके और 7.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। ये 7.2 सेंटीमीटर हो गया और इसका नाम दे देंगे AB और लिख देंगे 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका 2 नंबर 5.4 है, 3 नंबर 1.9 है और डी नंबर में ड्रॉ द लाइन सेगमेंट फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग ए कंपास। अब दूसरा जो डी नंबर है, इस डी नंबर में कंपास का यूज करना है। कंपास का यूज कैसे करेंगे हम? कंपास आप जानते हो, प्रकार को कंपास कहते हैं। तो कंपास है जैसे 9.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। हम क्या करते हैं कि स्केल को रख करके एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका मेजरमेंट मेरे पास नहीं है क्योंकि ये बड़ा है। अब कंपास को स्केल पर रखते हैं, कंपास ले लेते हैं और स्केल पर रख के 9.1 सेंटीमीटर तक फैला देते हैं। उसका आर्क ले लेते हैं और सेंटर कोई पॉइंट इधर मान करके और यहाँ से कंपास के माध्यम से हमने ऐसे कट कर देते हैं। जो कट पॉइंट हुआ वह AB हुआ और 9.1 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट लिख देते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर देते हैं। तो कंपास का यूज आप समझ गए कि कंपास ऐसे दोनों लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। केवल स्केल और पेंसिल से ऊपर वाला ड्रॉ करना है और कंपास और पेंसिल से नीचे वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप ई नंबर है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देख लीजिए। सर्किल ड्रॉ करने के लिए कंपास की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4.3 है, हमने स्केल पर कंपास को रख लिया और 4.3 कंपास को फैला लिया। यानी 4.3 का मतलब हुआ कि कंपास जो 4.3 फैला करके और किसी भी कॉपी के एक पॉइंट पर सेंटर लेकर और ड्रॉ कर दिए। तो जो ड्रॉ पॉइंट होगा है ना, जैसे ये मान लीजिए कि सर्किल आपका ड्रॉ हो गया। तो सर्किल जो ही ड्रॉ हुआ आपका सेंटर कितना होगा, ये सेंटर होगा और सेंटर से ये जो लाइन खींचा गया है ना OA, ये हो गया आपका 4.3 जो क्या है, रेडियस है। बिना रेडियस का कोई भी सर्किल ड्रॉ नहीं हो सकता, बिना डायमीटर का कोई सर्किल ड्रॉ नहीं हो सकता। F नंबर है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा कि आपका एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं AB और 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो फिर से रिपीट कीजिएगा। तो 6 सेंटीमीटर हुआ। अब इस पर क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ इट। अब इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा, तो कंपास के माध्यम से मिड पर 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पर मिड पॉइंट होगा तो 3 सेंटीमीटर आप इंडिकेट कर लोगे। ठीक है, और इसी पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है,
परपेंडिकुलर के लिए सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सेट स्क्वायर एक ट्रायंगल की तरह होता है। सेट स्क्वायर को इस पर रख करके और सीधे लाइन हम ड्रॉ कर देंगे जो परपेंडिकुलर होगा, है ना। विदाउट सेट स्क्वायर का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर विदाउट सेट स्क्वायर का करेंगे तो उसके लिए हमको राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा सेंटर में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो जो आपको सुविधा हो। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम c के बराबर कर देते हैं, c से लेकर और d तक। CD जो है वह परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका F नंबर क्वेश्चन। और G नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड टेक ए पॉइंट P लेइंग ऑन इट, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट AB एट P। कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं जिसका मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और इसका नाम हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर एंड टेक ए पॉइंट P लेइंग ऑन इट, और उस पर एक P पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ले लिए P, ये P पॉइंट हो गया। और कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट AB एट P, और P पर, है ना, सेट स्क्वायर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो P से हुआ तो MP इसका नाम दे दिए, और ये 90 डिग्री हो गया, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये चैप्टर चेकअप आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर चेकअप के बाद कल आपको हम डाटा हैंडलिंग बताएंगे। डाटा हैंडलिंग में बहुत सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। डाटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ना है ये बताएंगे। आप इस लेसन को एक बार थोरोली पढ़ लेंगे, है ना। जो एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी टेबल हम आपको बनाने के लिए बताएंगे, और फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस टाइम 14.1 है, ठीक। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ भी बताएंगे। तो कल 2 ही क्वेश्चन है इसमें, एक है 14.1 का गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। कल आप लोग को पढ़ाया गया था हिंदी व्याकरण में संज्ञा। आज पढ़ाया जा रहा है आपको सर्वनाम। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन है कि सर्वनाम है क्या। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है कल पढ़ लिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, मान लीजिए लिखा हुआ है कि राम बाजार जाता है, यहाँ तो क्लियर है कि राम जो है संज्ञा है, उसके जगह पर राम के जगह पर लिख देंगे कि वह बाजार जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम वह का प्रयोग कर दिए, वही सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा, जो भी संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर जो भी सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम प्रयोग करते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन है भाई? वह है, यह है, उसका, उसके, ये सब क्या है? मैं, हम, वह, वे, तुम, ये सारा जो है सर्वनाम है। ये सारा शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब है सवाल, संज्ञा के
6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद बताया गया था कल। आज सर्वनाम के 6 भेद बताया जा रहा है आपको। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो हम लोग समझ गए और उसके सर्वनाम किसे कहते हैं वो समझ गए, और सर्वनाम क्या क्या वर्ड है, मैं, हम, वे, तुम, ये सब सर्वनाम है। तो अब सर्वनाम के हम अलग अलग चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने, सुनने और जिसके बारे में हम कहते हैं, बोध कराता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, देखो वह दौड़ रही है, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऊपर ये जो है मैं जो शब्द जो है वक्ता के लिए प्रयोग होता है। दूसरे वाक्य में तुम जो है शब्द का प्रयोग वक्ता के सुनने वालों के लिए प्रयोग किया है। तीसरे में वह शब्द वक्ता ने ना तो स्वयं के लिए ना ही श्रोता के लिए प्रयोग किया है, अपितु वह शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भाग हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्य पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और ग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर या के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम पाठशाला जाएंगे, मैं पिकनिक पर अवश्य जाऊंगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में हम तथा मैं शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला या लिखने वाला जो सर्वनाम उसे पढ़ने या सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप चाय पी लीजिए, तू शोर मत कर, तू घर जल्दी जाना। इन वाक्यों में आए, आप, तू तथा तुम सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब एक है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाले व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे लोग घर चल गए, उसने सब चित्र अपने मित्रों को दिखाए। इन वाक्यों में वे, उसने अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आप समझ गए कि अभी इसके 6 भेद है, लेकिन एक भेद में 3 है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीनों को आपको बता दिया गया। अब आपका 5 भेद है जो अब सोमवार के क्लास में बताया जाएगा। तो आप याद कर लेंगे कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और जैसे वह, यह, मैं, तुम, ये सब जो है सर्वनाम है, इसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। और इनके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके और अन्य 5 भेद हैं जिसका हम सोमवार को जिक्र करेंगे और बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। हाँ स्टूडेंट, जो आपको पढ़ाया गया था सर्वनाम में एक भेद, उसको आज पूरा कर दिया जाता है। तो दूसरा उसका जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी के चीज के बारे में निश्चित पूर्वक संकेत करे तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे यह तुम्हारा बेटा है। एकदम निश्चय के साथ कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा बेटा है, वह तुम्हारी पुरानी हवेली है। तो इसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें एकदम निश्चय हो कि ये चीज़ है, एकदम इसमें कोई भी लेकिन का सवाल नहीं है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये वे ये सब क्या है उसके उदाहरण। उपयुक्त वाक्यों में आए यह तथा वह शब्द क्रमशः पास के व्यक्ति या दूर की वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं वह राम का घर है, यानी कि वो राम का ही घर है, श्याम का नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है, इसी के लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वह ये यह ये तथा ये आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक या निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। इन दोनों के में यह अंतर है, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय पूर्वक संकेत के लिए उक्त सर्वनाम शब्द आते हैं तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी विषय के बात करते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में वह घर गया, वह उसका घर है, दोनों में सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर पुरुषवाचक में वह घर गया, इसमें ठीक है, पुरुषवाचक में वह घर गया, वह जो है सर्वनाम। यहाँ पर निश्चयवाचक में एक चीज़ है, वह उसका घर है, एकदम डिफिनिट में कहा जा रहा है कि यह उसका घर है। ये मलाएं लाने गए हैं, वे मेरी मलाएं हैं। तो यहाँ पर आप तुलना में देख लीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में कोई भी चीज़ हम अनिश्चय तौर पर कहते हैं, जो डिफिनिट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना कराए। जब कोई भी सर्वनाम शब्द किसी भी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको कोई देख रहा है, आपको कोई देख रहा है, यह निश्चय नहीं है कौन देख रहा है आपको, आदमी देख रहा है कि औरत देख रही है कि कौन देख, तो इसके बारे में कोई चीज़ डिफिनिट नहीं है, निश्चय नहीं है, ये अनिश्चय है। आपको कोई देख रहा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। खीर में कुछ गिर गया, आप खीर में क्या गिर गया, चींटी गिर गया, छिपकली गिर गया, कि क्या गिर गया, कोई इसमें ये नहीं है, ये अनिश्चय तौर पर हम कह रहे हैं, इसी के लिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द कोई तथा कुछ क्रमशः अनिश्चय प्राणी या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। तो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए, जिसके बारे में कोई निश्चित रूप से हम नहीं कह रहे हैं, संदेश व्यक्त कर रहे हैं, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसमें हम संबंध स्थापित करते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कोई संबंध है, अब सर्वनाम शब्द में किसी का संबंध हम लोग जोड़ रहे हैं, संबंध दिखाया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है, तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं जो सो, जिसकी उसकी। जो परिश्रम करेगा सो फल होगा, सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी कि इसमें संबंध है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम नहीं करेगा वह असफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परिश्रम में और सफल में संबंध स्थापित है। परिश्रम कीजिएगा तो सफलता मिलेगी, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगी। इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा तुम काम करोगे वैसा करोगे, अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो है सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जो संबंध स्थापित कर रहा है एक दूसरे में। उपयुक्त वाक्यों में आए जो शब्द सो से तथा जैसा शब्द वैसा से संबंध जोड़ रहे हैं। इसमें देखिए ध्यानपूर्वक, जो शब्द जो है सो से जुड़ रहा है और एक में जैसा जो है वैसा से जुड़ रहा है, तो ये संबंध स्थापित हो रहा है एक दूसरे, ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है एक दूसरे को जोड़कर एक ये संपूर्ण वाक्य बना रहे हैं। ये दो सर्वनाम शब्दों में परस्पर संबंध बताने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जब ऐसा शब्द जो है, जब दो शब्द को जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाता है तो उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग प्रश्न करेंगे तो उसके अनुसार सर्वनाम आएगा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो है सर्वनाम शब्द है, अब किसी से प्रश्न पूछना है तो और जानना है तो हम प्रश्न करेंगे। कुछ जानने के लिए पहले प्रश्न करेंगे, से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो ये हम उसका नाम जानने के लिए हम प्रश्न किए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन करेंगे तब हम जानेंगे इसका रिजल्ट। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्न पूछने के लिए हम कौन, क्या, किसने, ये हम लगाकर हम जो ये सब चीज़ जो है सर्वनाम है, इसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं। अब इन वाक्यों में क्या तथा कौन शब्द प्रश्न के रूप में आए हैं तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये सारे जो शब्द हम लोग बताए हैं अभी, क्या, कौन, ये सब सर्वनाम है जिसको हम लोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर क्वेश्चन करते हैं, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या लाए हैं, बाहर कौन बैठा है, किसे भीतर बुलाऊं, किसका पेन गिर गया है, इसमें किसका, कौन, किसे, क्या, चारों में ये सब सर्वनाम है। इसी को बोलते हैं सर्वनाम, इसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और ये सर्वनाम है, इसी के लिए इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में आए क्या, कौन, किसे, किसका आदि सब शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अधिकांश रूप से कौन का प्रयोग प्राणी के लिए तथा क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, किंतु कभी कभी अपवाद भी देखने में आते हैं। जैसे मेरे पास 2 चादर है, आप कौन सी लेंगे। इस वाक्य में वस्तु के लिए कौन शब्द आया है, तो इसमें जो कौन ये आया है ये जो है आपका ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का पहचान है, जब हम क्वेश्चन करेंगे कौन, क्यों, किसके, इससे आप जान लीजिएगा, इसी से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द वाक्य के कर्ता से अपनत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो है कर्ता से, करने वाले से अपनापन का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि, ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैं खुद अपने कपड़े पहनूंगा, यह खुद जो है ये निजवाचक है।